राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। वैसे हम इसकी लंबाई जब राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तब हम इसकी लंबाई पढ़ते हैं, इसके अंदर देख लो इसमें होगी। वैसे अपने इसकी भारत में लंबाई पढ़ते हैं 692 किलोमीटर, लेकिन कुछ किताबों में हमें इसकी लंबाई, भारत की भूगोल की जो किताब है ना, उसमें 800 किलोमीटर भी मिल जाती है। कई किताबों में मैंने देखा है, कई किताबों में 800 किलोमीटर भी लंबाई इसकी लिखी हुई हमें मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर कोई 692 नहीं मिले हमें तब हम 800 की तरफ भी जा सकते हैं, तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। जहां लंबाई लिखी है ना वहां ब्रैकेट में लिख लेना 800 किलोमीटर। हो सकता है कि 692 वाला ऑप्शन में नहीं आए, तो हम कितना मान लेंगे 800 किलोमीटर। 800 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 2-3 किताबों के अंदर 800 दे रखा है 692 की जगह। अब इसको लेकर के ऐसे टेंशन में नहीं आएंगे कि 692 की जगह 800 क्यों माना। मान लिया होगा, क्यों मान लिया होगा, क्योंकि ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, टूट फूट चुकी है। ये पहले इसका जो विस्तार था वो लक्षद्वीप का एक मिनी कोई द्वीप है, वहां से लेकर के हरिद्वार तक था। तो हो सकता है कि ये पालनपुर से हरिद्वार तक मान रहा हो। हम जब राजस्थान में पढ़ते हैं तब इसकी जो लंबाई है वो पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक मानते हैं। तो कैसे माना होगा उसको लेकर के कोई ज्यादा चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अरावली के बाद में हम पढ़ते हैं विंध्यन पर्वत श्रृंखला। प्रायद्वीपीय पठार में हम पढ़ रहे हैं विंध्यन पर्वत श्रृंखला। एटलस निकाल लो सभी, और एटलस के अंदर आप देखो कि विंध्यन या विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर है। एक मैप में हम भी यहां देख लेते हैं। यहां पर हम मानते हैं अरावली, ये यहां पर आ जाता है पठार, इस प्रकार से ये पठार आ गया। और यहां से इस प्रकार से हम एक पर्वतमाला देखते हैं। इस पर्वतमाला का है नाम क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला इसका नाम मिलता है। मिल गई क्या एटलस में सभी को? नहीं मिली तो पहला जो मैप है भारत का प्राकृतिक मैप, उसी में अपने को ये मिल जाएगी, ज्यादा दूर जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आप कोई खाना अलग तरीके से खाते हो, ऐसे पशुओं की तरह? बाकी उन्हें तो 15 मिनट में खा लिया, आप ऐसे 30 मिनट कैसे लगा रहे हो भाई? या ऐसे सोच रहे हो कि टेस्ट टूस्ट हो जाएगा उसके बाद में आएंगे? कल से अगर क्लास 12:15 पे शुरू होती है तो 12:15 पे क्लास में होना है, अन्यथा फिर 1 बजे आना, 12:15 के बाद में मत आना। ये देखो, ये कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी लिखा हुआ है ना, सतपुड़ा के ऊपर लिखा हुआ है, बीच में एक नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर की ओर उत्तर में पर्वत श्रृंखला। तो ये पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में आज अपने बात करते हैं। तो पहली बात इसमें लिखते हैं, यह एक ब्लॉक पर्वतमाला है। यह एक ब्लॉक पर्वतमाला है। ब्लॉक पर्वतमाला क्या होती है इसको समझते हैं पहले अपने। ब्लॉक पर्वतमाला इस प्रकार से देखो कि यहां पर ना 2 पर्वत श्रेणियां हैं। एक तो ये है विंध्याचल, और विंध्याचल के बाद में एक नदी है, इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। और नर्मदा के बाद में आप देखोगे फिर आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद में फिर एक नदी जा रही है। तो ये जो पर्वतमालाएं है ना, इन पर्वतमालाओं के जो आसपास का भाग है, मान लो ऐसे है ये, इस प्रकार से ये यहाँ से नर्मदा गुजर रही है और ये यहाँ से ताप्ती गुजर रही है। तो ये जो बीच वाला भाग है ना, ये नीचे धसा हुआ है। नीचे धसने के कारण ये पास वाले भाग है वो उनसे दिखाई देते हैं। मान लो कि 2 लड़के हैं,
एक जितने ऊंचाई के। अब इनमें से कह देगी कि एक को क्या है कि ऊंचा दिखना है, एक को नीचा दिखना है। तो एक तो कहें कि इसके नीचे चलो इसको स्टूल पे बिठा देते हैं तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। एक इसको कह देंगे तू नीचे बैठ जा, तो ऊंचा कौन हो गया? इधर वाला ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से क्या भूमि के नीचे धंसने के कारण ये भाग आसपास वाले भाग से ऊपर दिखाई देने लगे, आसपास का भाग है वो नीचे धंस गया। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं वो कौन से पर्वत होते हैं? ब्लॉक पर्वत होते हैं। तो किस प्रकार की पर्वतमाला है? एक ब्लॉक पर्वतमाला है, आसपास का भाग है वो नीचा धसा हुआ है, यह भाग अस्थिर है, तो ये ब्लॉक पर्वतमाला है। दूसरी बात हम देखते हैं, इसी एटलस में अपने देख लेते हैं, इसी मैप में हम देख लेते हैं कि जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी से उत्तर में देखेंगे ना तो अपने को नदी मिल रही है, कोई नाम मिल रहा है बेरच, कहीं बेतवा, कहीं सोन, ऐसी कुछ नदियां मिल रही है। ये नदियां उत्तर की ओर जाके गंगा और यमुना नदी में मिल रही है, और ये नदियां अपना जल लेकर के जा रही है बंगाल की खाड़ी में। यानी कि इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास में जो नदियां बहती है वो उत्तर की ओर बहती है, और इसके दक्षिण के अंदर जो नदियां हैं वो दक्षिण के अंदर बहती है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला क्या करती है? ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजन का काम करती है। यानी कि उत्तर का जल दक्षिण की ओर नहीं आने देती और दक्षिण का जल उत्तर की ओर नहीं जाने देती। ऐसी कोई भूमि होती है उसे जल विभाजक बोलते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर अपने अरावली पढ़ते हैं ना कि पश्चिम का जल पश्चिम में, पूर्व का जल पूर्व में रहता है, तो राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करती है? अरावली करती है। वैसे ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का काम कौन करती है? विंध्याचल करती है। तो लिख देंगे विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य, उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजन का या जल विभाजक का कार्य करती है। अब इसका विस्तार देखते हैं हम, इसी एटलस में देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से हो रहा है और कहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो देखो भी इसका विस्तार कहां से कहां तक नजर आ रहा है आपको। गुजरात से लेकर के कहां तक है? गुजरात से लेकर के आप ये देखो पर्वतमाला है, ये नर्मदा नदी के पास में गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे चलते हुए ये बिहार तक जाती है। कहां तक जाती है? बिहार तक जाती है। ये बिहार के अंदर ये जो दूसरा मैप है ना, इस वाले मैप में आप देखोगे तो बिहार में बिल्कुल यहां पर एक स्थान मिलता है सासाराम। कौन सा स्थान है? सासाराम। सासाराम में किसका मकबरा है? पढ़ा है कभी कोई मकबरा सासाराम के अंदर? कल बताना चलो मेरे को कौन सा मकबरा है। तो हम लिखेंगे विस्तार। विस्तार कहां से कहां है? गुजरात से बिहार तक। इसकी लंबाई जो मानी जाती है लगभग 1050 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मानी जाती है। हालांकि लंबाई याद करने की हमें कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लंबाई भारत के भूगोल में इन छोटी छोटी पहाड़ियों की लंबाई नहीं पूछी जाती। अब ये जो पर्वतमाला है विंध्याचल वाली, ये भी क्या है? पुरानी है, काफी पुरानी हो गई है। अब जैसे जैसे कोई पर्वतमाला पुरानी होती है, जैसे हमें भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी पढ़ते हैं? अरावली। अरावली का निर्माण 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो अरावली जब बनी थी तब अरावली की ऊंचाई कितनी थी?
2800 मीटर। अब अरावली की ऊंचाई कितनी है औसत? 930 मीटर। यानी कि पुरानी है तो जैसे जैसे पुरानी हुई वैसे वैसे इसकी ऊंचाई भी क्या हुई है? कम हुई है, अपरदित हो गई। वैसे ही विंध्याचल पर्वतमाला का भी क्या है? अपरदन हुआ है। कुछ खनिज निकाले गए हैं, कुछ नदियों के द्वारा, कुछ बरसात के द्वारा। जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे अपरदन हो गया। अब अपरदन हो गया तो ये क्या है? एक श्रृंखला के रूप में नहीं पाई जाती, बीच बीच में क्या कटपट गई है। तो हम एक बात लिख देते हैं इसमें, लिखिए आप कि अत्यधिक अपरदित होने के कारण, अत्यधिक अपरदित होने के कारण यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। इन पहाड़ियों के कुछ नाम भी है, वो नाम भी अपने देखते हैं। मध्य प्रदेश वाला मैप होगा, इसमें आप देखो। तो इसमें ये सही प्रकार से दे नहीं रखा। मध्य प्रदेश बिहार का एक साथ होता ना, फिर तो ये समझ में आ जाता। फिर भी आप ये मैप निकालो, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वाला जो मैप है ना, इसमें कुछ अपने को नाम मिल जाएंगे। जैसे इसमें आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। विंध्याचल के ऊपर लिखा हुआ है भांडेर, भांडेर पठार आपको नाम दिखाई दे रहा है ना। और उससे ऊपर लिखा हुआ है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के ऊपर फिर लिखा हुआ है विंध्याचल ढाल लिखा हुआ है। मिल गया सभी को क्या? हाँ, ऐसे ही इसमें अपने को और नाम मिल जाएंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आप देखोगे तो आपको नाम मिलेगा कैमूर पहाड़ी। मिल गया नाम? ये देखो यहां पर लिखा हुआ है कैमूर पहाड़ी नीचे। तो सारी पहाड़ियों का क्या यहाँ पे नाम दिया हुआ नहीं है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उनके कुछ नाम है वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है तो वो पहाड़ियां कौन कौन सी है? तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं। एक तो यहाँ है जोबट पहाड़ी, एक है यहां पर कैमूर पहाड़ी, एक हम नोट करेंगे भांडेर पहाड़ी, ये छोटी छोटी क्या है? पहाड़ियों के रूप में रह गई है अपरदन होने के कारण। तो ये नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं कि जोबट, कैमूर और भांडेर का जो संबंध है वो कौन सी पर्वत श्रेणी से है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विंध्याचल। विंध्याचल में कौन से रंग के पत्थर पाए जाते हैं? तो हम लिखेंगे इसमें कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। संगमरमर के भंडार और लाल बलुआ पत्थर के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। और जो लाल रंग का पत्थर है, ये लाल रंग का पत्थर अपने मिलता है धौलपुर में भी मिलता है, धौलपुर भरतपुर में भी मिलता है। और लाल रंग का जो भरतपुर धौलपुर में जो पत्थर मिलता है उससे दिल्ली के अंदर
दिल्ली के अंदर क्या लाल किला है क्या? लाल किला कौन से पत्थरों से बना है? कहाँ के पत्थर है? अपने भरतपुर के ही है क्या? भरतपुर धौलपुर वाले। इंडिया गेट तो बना है, इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट भरतपुर के पत्थर से बना हुआ है। इंडिया गेट कहाँ है? और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट कब बनाया गया था? 1931 के आसपास बनाया गया था। लॉर्ड इरविन का नाम सुना है क्या? लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता 1927 के अंदर इस गंगा नहर का उद्घाटन किया था। कौन था वो? लॉर्ड इरविन था, उसने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। चलो आगे बात करते हैं अपने। इसके बाद इसमें हमें एक दो चीजें और देख लेते हैं। आप इसमें देखो, वो पहले वाला मैप निकालते हैं, उसमें अपने को ठीक समझ में आ जाएगा। उसमें अपने देखते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक नदी है। मिल गई सभी को नदी? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ये देखो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा भी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो ब्लॉक पर्वत श्रेणी है, भ्रंश के रूप में है। तो लिखेंगे यह ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। ब्लॉक कैसे बनते हैं हमने समझा था ना अभी। आसपास का भाग नीचे बैठ जाए और जो बीच का भाग है वो खड़ा रहे, पहले था वैसे का वैसे खड़ा रहे, तो ब्लॉक पर्वत बनते हैं। अब जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा का विस्तार कहां से कहां तक है? तो सतपुड़ा का विस्तार भी गुजरात से शुरू होता है। गुजरात से शुरू होता है। गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये जो गिर की पहाड़ी है, इस गिर की पहाड़ी से ही वैसे तो ये शुरू हो जाता है, और यहां से शुरू होकर के ये छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो हम इसका विस्तार लिख लेते हैं। गिर पहाड़ी गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। गिर पहाड़ी गुजरात से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के अंदर अपने को एक पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाएगी, मैकाल। देखो मैकाल बिल्कुल सीमा के ऊपर है। इस मैकाल पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार पाया जाता है सतपुड़ा का। अगर कोई दो पहाड़ियां दे देना हमें, तो हम कहेंगे गिर से मैकाल तक। लिख भी अपने लिख देते हैं ब्रैकेट में, मैकाल जो श्रेणी है वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। सतपुड़ा भी कटी फटी है, ये भी काफी पुरानी हो गई है, तो इसका भी कुछ भाग है वो अपर्दित हुआ है, और अपर्दित होने के कारण यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है।
कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, तो हम लिख लेते हैं इसमें। इसमें सारी तो नहीं दिखा रखी, उसमें देखें क्या दूसरे में। इसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसमें भी सही रूप से नहीं दिखा रखा। और तो कौन सा मैप है फिर आगे। सतपुड़ा के पास में आपको एक तो पहाड़ी मिल रही है महादेव की पहाड़ी। महादेव के बाद में आपको एक पहाड़ी मिल रही है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। दो तो इसमें अपने जो प्रमुख नाम है वो दे रखे हैं, ज्यादा तो इसमें नाम नहीं दे रखे। राजपीपला का नाम नहीं है क्या इसमें? इस पेज में राजपीपला का नाम तो नहीं दे रखा। अजंता की पहाड़ियां नीचे है, सतमाला की पहाड़ियां फिर नीचे आ गई। चलो फिर भी अपने बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, एक डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से। ये तो है अपने विंध्याचल, और ये यहां से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है नर्मदा। और फिर यहां पर एक पहाड़ी आ गई, इस पहाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है प्रमुख रूप से सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद में फिर एक नदी आ गई, इस नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी। और यहां हम एक पहाड़ी बना लेते हैं, इस पहाड़ी का नाम क्या है? गिर पहाड़ी। और यहां हम एक पहाड़ी बना लेते हैं इस प्रकार से, इस पहाड़ी का नाम है मैकाल पहाड़ी। और ये जो यहाँ पर स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है? सासाराम। और सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। और विंध्याचल को हमने शुरू कहाँ से किया था भाई? गुजरात के अंदर कौन से स्थान से? या सीधा गुजरात ही लिखा है? गुजरात लिखा है। गुजरात के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जोबट पहाड़ी, देखें क्या इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा। थोड़ा सा अगर मिल जाए ना तो फिर अपने दिमाग में उसकी छवि बन जाएगी। दे तो नहीं रखा भी इसमें। चलो कोई बात नहीं है, नहीं दे रखा तो। जोबट पहाड़ी है, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि जो सतपुड़ा है, इसकी मध्य के अंदर एक चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है? देखो भाई, धूपगढ़ है क्या? अमरकंटक की ऊंचाई है 1057, देवगढ़ की 1030। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार। मैकाल पहाड़ी के पास में मिलेगी अपने को। मैकाल वाला नक्शा इसमें है क्या? मैकाल, महादेव, मैकाल, अमरकंटक है ना। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी बता रखी है? 1057। और एक अपने धूपगढ़ चोटी भी देखनी है इसमें, महादेव पहाड़ी के ऊपर है। महादेव पहाड़ी ये रही, कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। ठीक है, तो एक बात हम नोट कर देंगे,
लिख दीजिए कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। एटलस में ना इसके निशान भी लगा लेना, बाद में अपने को देखनी पड़ेगी तो आसानी रहेगी। देवगढ़ 1030 है, अमरकंटक 1057 है, और वो किधर गई, धूपगढ़ 1350 है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। एक तो हम ये नोट करेंगे इसमें, और एक अपने चोटी इसमें देख लेते हैं, अमरकंटक। अमरकंटक अभी देखा था ना हमने, कौन सी पहाड़ी में अमरकंटक है, मैकाल पहाड़ी के अंदर अमरकंटक 1057 है, 1057। ये जैव सुरक्षित क्षेत्र है यहां पर। तो एक बात लिखेंगे कि अमरकंटक चोटी, ऊंचाई भी लिख देंगे 1057 मीटर, जो एक जैव सुरक्षित क्षेत्र है। जैव सुरक्षित क्षेत्र क्या होता है, जहां जीवों का संरक्षण किया जाता है, मारना काटना अपराध है, रोक है इस चीज पे। तो जैव सुरक्षित क्षेत्र है अमरकंटक 1057 मीटर। जिसे अचानक मार अमरकंटक के नाम से भी जानते हैं। सतपुड़ा के अंदर अपने देखें तो यहां पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। तो लिखेंगे इस श्रेणी में ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। कितने बच्चों को पता है कि ग्रेनाइट क्या होता है और बेसाल्ट क्या होता है? ग्रेनाइट कैसे बनता है, बेसाल्ट कैसे बनता है, बताया कि नहीं बताया आप लोगों को पहले? तो बताओ फिर ग्रेनाइट क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं पता किसी को? पहले तो ये बताओ पता किस किस को है। बेसाल्ट बता दो कैसे बनता है बेसाल्ट। ज्वालामुखी के उद्गार से परत दर परत लावा जमता है, जिसे बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, लगभग सही है। और ग्रेनाइट, देखो दोनों समझ लेते हैं, वापिस समझ लेते हैं एक बार। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो जानते हो सभी लोग। ज्वालामुखी का उद्गार कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? कौन कौन से दो प्रकार? एक तो होता है केंद्रीय उद्गार और एक होता है दरारी उद्गार। जब केंद्रीय उद्गार होता है ना, तब भूमि के बीचों बीच जहां कोई कमजोर भूभाग होता है वहां से लावा बाहर निकलने का प्रयास करता है, और तेज गैस के साथ में लावा बाहर निकलता है। उस समय क्या है, वो जो लावा है वो लावा के सारा बाहर नहीं आ पाता। कुछ लावा है जो पृथ्वी के अंदर ही, जो ज्वालामुखी की नली होती है उसी के अंदर जमा हो जाता है। पृथ्वी अंदर से गर्म है या ठंडी है? गर्म है। अंदर से गर्म है तो लावा धीरे धीरे ठंडा होगा या जल्दी से ठंडा होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। जब कोई चीज धीरे धीरे ठंडी होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा कठोर होती है, उसमें रवे बनते हैं। तो जो ये लावा है ये अंदर ठंडा हुआ है, इसे अपने, ये आग्नेय चट्टान है, ये इग्निस लावा से बनी हुई जो चट्टान है धीरे धीरे ठंडी होकर बनी है। तो ये आंतरिक आग्नेय चट्टान है, पृथ्वी के अंदर बनी है आंतरिक आग्नेय चट्टान। और आंतरिक आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है?
ग्रेनाइट कहा जाता है। दूसरा होता है दरारी उद्गार। इसमें क्या है, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो एक लंबे चौड़े क्षेत्र से होता है, 10, 15, 20, 50, 500 किलोमीटर लंबी दरार से होता है। लंबी दरार होती है तो उससे जो गैस है वो आसानी से निकल जाती है, और लावा है वो पिघली हुई अवस्था के अंदर होता है, पतला होता है। जैसे लावा बाहर आता है यहाँ से, इस दरार से लावा इस प्रकार फैलता जाता है। जैसे जैसे फैलता जाता है वैसे वैसे पृथ्वी के बाहर ज्यादा दूरी में फैलेगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जल्दी जल्दी ठंडा होने के कारण के एक पठार का सा रूप ले लेता है। हालांकि उसमें ज्यादा अपने ऐसे तो नहीं कह सकती कि उसमें परतें पाई जाती है, लेकिन परतों की तरह जमा होता है। परतें तो नहीं होती उसमें, लेकिन परतों की तरह जमा होता है। यानी कि ऐसे पहचान नहीं सकते कि ये लावा अब का है या पहले का है। फैलता जाता है, ठंडा होता जाता है, फैलता जाता है, ठंडा होता जाता है। तो जो लावा जल्दी ठंडा होगा वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। और ये लावा ये पृथ्वी के ऊपर है तो इसे बोलते हैं बाहरी आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान है, बाहरी आग्नेय चट्टान। और बाहरी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है, बेसाल्ट। अगर पूछ ले कि आग्नेय अपने ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, तो वह चट्टान जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ, जिसमें जीवों के अवशेष, वनस्पति के अवशेष नहीं पाए जाते। यानी कि मानव के उद्गम से, वनस्पति के उद्गम से, जीवों के उद्गम से पहले जिन चट्टानों का विकास हुआ वो कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, जिनमें इन चीजों के अवशेष नहीं पाए जाते। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसमें किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। दोनों की दोनों कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सतपुड़ा विंध्याचल जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग है ये बहुत पुराना है। जब तक मानव का विकास नहीं हुआ था उस समय इस भूभाग का निर्माण हो गया था, जीवों का विकास नहीं हुआ था उस समय तक। उस समय तक इस भूभाग का निर्माण हो चुका था। ये बात अपने समझ में आती है यहाँ पे। फिर इसमें अपने एक चोटी देख रहे थे, अमरकंटक। अमरकंटक जो अपने देख रहे हैं ना चोटी, इस अमरकंटक के आसपास से देखो पश्चिम की ओर एक नदी जा रही है। इस नदी का नाम है नर्मदा। मिल गई क्या। उत्तर की ओर एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम है सोन। और इसी पहाड़ी से पूर्व की ओर एक नदी जा रही है, उस नदी का नाम है महानदी। महानदी इसमें दिखा नहीं रखी ना इस मैप में, तो इसमें तो नहीं दिखा रखी। इसमें हो सकती, इसमें दिखा रखी है महानदी। और इसी पठार से दक्षिण के अंदर एक नदी आपको दिखाई देगी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी नहीं दिखा रखी ना, ये इंद्रावती दिखा तो रखी है लेकिन ये जिस रूप में दिखाना था उस रूप में नहीं दिखा रखी। छोटी है वो, इंद्रावती दूसरी है। तो अपने एक नोट कर लेते हैं बात इसमें। एक बात नोट करते हैं हम, अमरकंटक पठार लिखना इसमें अमरकंटक अर्य अपवाह है। अर्य अपवाह है प्रतिरूप का
उदाहरण है। अर्य अथवा प्रतिरूप क्या होता है? अर्य होता है जिससे अनेक भागों के अंदर, अफवाह की बात करें तो नदी की बात होगी, एक ही स्थान से अनेक दिशाओं के अंदर नदियां निकलती है, वो अर्य अफवाह प्रतिरूप है। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं कि अपने इधर जो नदी निकलती है इसका नाम है महानदी, उत्तर की ओर जो नदी जाती है उसका नाम है सोन नदी, दक्षिण की ओर जो नदी जाती है उसका नाम है इंद्रावती नदी, और जो पूर्व की ओर नदी जाती है उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। पूर्व की ओर कौन सी नदी निकल रही है इससे? नर्मदा नदी निकल रही है। देखो नर्मदा ये रही, तो ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अगर ये सारी नदियां इन दिशाओं से आकर के यहां पर गिरती तो यहाँ कोई झील वगैरह वगैरह होती तो वो अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप होता, लेकिन यहां से तो नदियां निकल रही है, बाहर की ओर जा रही है, तो ये अर्य अफवाह प्रतिरूप है। इसे अर्य अफवाह प्रतिरूप के नाम से जानते हैं अपने। टाइम हो गया क्या? देखना हो गया। तो कल के लिए जो काम है भारत के भूगोल में वो है शुरू से उत्तरी मैदानी प्रदेश पूरा, यहां तक अपने